हेलो बच्चों बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से। ठीक है, डिटर्मिनेंट के द्वारा हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, चाहे वो दो इक्वेशंस है या तीन इक्वेशंस है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग डिटर्मिनेंट के द्वारा कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बच्चों इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ आपको जेई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो solution of non-homogeneous system of linear equations. Solution of non-homogeneous system of linear equations। तो ये आज का टॉपिक है। ठीक है, देखो एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट आपका जीरो होता है। ठीक है बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह का होता है, को a1x प्लस b1y और b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो। यहाँ जो कांस्टेंट है वो आपका जितना भी इक्वेशन है सब में आपको जीरो होगा। से a2x प्लस b2y c2z इक्वल टू जीरो, a3x b3y c3z इक्वल टू जीरो। ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है वो सब आपका क्या है, जीरो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होगा, आपको ये सब जो है ना जीरो यहाँ पे नहीं होगा, ये कोई कांस्टेंट होगा d1 d2 d3। बच्चों इसको बोला जाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह का जो इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन हम लोग क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। एक स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे, गैब्रियल क्रैमर। गैब्रियल क्रैमर, ठीक है, तो उन्होंने एक रूल बताया था इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट के द्वारा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रैमर्स रूल। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है, गैब्रियल क्रैमर, उनका पूरा नाम था गैब्रियल क्रैमर, स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो मेथड दिया, जो रूल दिया, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये क्रैमर्स रूल है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो आपको सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। अब बच्चों इससे हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग बनाएंगे जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है
ये कांस्टेंट को छोड़ करके वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसका एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा आपको A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। बेटा ये एक डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। ये इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपको कहाँ से लिया गया है, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट को लेकर के हम लोग एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। दूसरा जो डिटर्मिनेंट आपको बनाना है वो है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो बनाएंगे, किसी किसी बुक में इसको डेल्टा 1 भी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज करेंगे। डेल्टा एक्स जो बनाएंगे वो क्या करना आपको, देखो एक्स का जो कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट को आपको हटा देना, ठीक है, इसको आपको नहीं लेना है। इसके बदला में आपको इस कांस्टेंट अचर टर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहां से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, D1, D2, D3, और ये ज्यों का त्यों रहेगा, B1, B2, B3, C1, C2, C3। बच्चों ये आपका बन गया डेल्टा एक्स। बात समझ में आ गई। डेल्टा एक्स जब बनाएंगे तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है A1, A2, A3, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे D1, D2, D3 से, ठीक है। तो A1, A2, A3 को रिप्लेस कर देंगे D1, D2, D3 से। इसके बाद आपको बनाना है डेल्टा वाई, और जब हम डेल्टा वाई बनाएंगे तो y का जो कोएफिशिएंट है इसको हम लोग इस कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो A1, A2, A3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा D1, D2, D3, ठीक है। B1, B2, B3 को रिप्लेस कर देना है D1, D2, D3 से, और A1, C1 ये सेम रहेगा, C1, C2, C3, ठीक है बच्चों। डेल्टा वाई हो गया। अब एक तीसरा डिटर्मिनेंट आपको कंस्ट्रक्ट करना है, डेल्टा जेड। अब इसमें क्या करेंगे, आपको C1, C2, C3 को D1, D2, D3 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3, बच्चों ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। अब इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। डेल्टा एक्स लिखेंगे तो A1, A2, A3 को हम D1, D2, D3 से रिप्लेस करेंगे। अगर हम डेल्टा वाई को लिखेंगे तो B1, B2, B3 को D1, D2, D3 से रिप्लेस करेंगे। अगर हम डेल्टा जेड को लिखेंगे तो C1, C2, C3 को D1, D2, D3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 4 डिटर्मिनेंट आपका बन गया। इसके बाद जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा x इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा डेल्टा, ये इससे आपको x का वैल्यू मिलेगा। फिर y इक्वल टू डेल्टा y बटा डेल्टा, इससे आपको y का वैल्यू मिलेगा। फिर z इक्वल टू डेल्टा z बटा डेल्टा, इससे आपको z का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इससे आपको z का वैल्यू मिलेगा। z इक्वल टू डेल्टा z बटा डेल्टा, ये है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डेल्टा जो है, देखो डेल्टा डिनोमिनेटर में है, ये आपको जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जब हम डेल्टा को जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डेल्टा डेल्टा आपको जीरो के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा।
अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका सॉल्यूशन x का वैल्यू डेल्टा x बटा डेल्टा हो जाएगा, y का वैल्यू डेल्टा y बटा डेल्टा हो जाएगा, z का वैल्यू डेल्टा z बटा डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे आगे। अब देखो कंसिस्टेंसी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ, जिसका सॉल्यूशन मिलेगा, और जो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया चाहे वो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंसी का क्या कंडीशन है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। बच्चों यहां पे दो केस बनता है। पहला केस है कि जो डिटर्मिनेंट है वो आपको नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, दूसरा जो केस बनता है वो है कि डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, केवल ये जो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे ये तो 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये कैसा होगा, आपको कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यहां पे जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्या मिलेगा, x इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा y बटा डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा z बटा डेल्टा। क्योंकि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे डेल्टा 0 हो गया तो ये तो बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन है कि अगर डेल्टा आपको 0 के बराबर नहीं है तो आपका सॉल्यूशन x का, y का, z का ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि डेल्टा इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो यहां पे आपको दो कंडीशन बनता है। दो स्थितियां बनती है यहां पर। तो वो पहला है कि यदि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जेड इक्वल टू 0, अगर तीनों बराबर है। पहला तो ये है कि डेल्टा अगर 0 हो गया, इसके बाद अगर ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तीनों अगर 0 है, ठीक है, तब इस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, मे और मे
नॉट बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो भी सकता है और कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। कंसिस्टेंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन हो भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सेकेंड स्थिति में क्या होता है, एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, देखो, कम से कम एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में अगर कोई भी एक जीरो के बराबर नहीं है तो बच्चों इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट बात समझ में आ रही है। अगर तीनों आपको जीरो के बराबर आ जाता है तो ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है, कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। और अगर इसमें कम से कम एक जो है नन जीरो है, कम से कम एक, एट लीस्ट वन अगर नन जीरो है तो बच्चों नो सॉल्यूशन होगा और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर डेल्टा, अगर देखो ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है और इसमें से कोई भी एक अगर जीरो के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो ये जीरो के बराबर है और इस तीनों अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ये कंडीशन है। ठीक है, और ये कंडीशन जो है नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। हम पहले इसको निकालेंगे, अगर जीरो आ गया फिर इसको निकालेंगे, इसमें से कोई भी अगर नन जीरो आ गया तो आपको नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो के बराबर है, ठीक है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड अगर जीरो के बराबर है, अगर ये जीरो के बराबर है तो क्या होगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखो, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर होता है डेल्टा एक्स बट्टा डेल्टा। कह रहा है ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। मतलब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डेल्टा, एक्स इंटू डेल्टा, तो ये तो जीरो है। ठीक है, ये भी जीरो है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, दूसरा देखो, सेकंड में पहला ये हो गया, को डेल्टा एक्स हो जाएगा एक्स इंटू डेल्टा, डेल्टा वाई हो जाएगा वाई इंटू डेल्टा, डेल्टा जेड हो जाएगा जेड इंटू डेल्टा। बच्चों देखो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो ये तो x का कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये तो सेटिस्फाइड होगा ही, बोथ साइड आपको जीरो होगा ही। ठीक है, तो x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है, अगर ये कंडीशन आपको आ रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मान लो कि हमको ये तो 0 0 0 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि देखो जो इक्वेशन आपको बन रहा है, देखो a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई दो इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी दो इक्वेशन को आपको लेना है, और जो जेड है इसको कोई कांस्टेंट मान लो, जेड को कोई कांस्टेंट मान लो। ठीक है, मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू के। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1k इक्वल टू d1। यहां से इक्वेशन बनेगा a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 माइनस c1k। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा इक्वेशन को हम लेंगे यहाँ पर, तो a2x प्लस b2y ये हो जाएगा आपको d2 माइनस c2k। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशन आपको फॉर्म करना है इस तरह से। फिर ये दोनों इक्वेशन को क्रैमर मेथड से फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, फिर ये एक्स वाई का वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और आपको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप है, ये मेथड है। हम लोग एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। अब ये आपको सिर्फ जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका तो हम लोग डिस्कस कर चुके, अब इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर। यहां करा एटलीस्ट अगर ये जीरो, मान लो कि ये जीरो के बराबर नहीं है, अगर डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा डेल्टा। अब यहां पे देखो डेल्टा तो जीरो है और ये जीरो के बराबर नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से मान लो कि ये डेल्टा वाई है, जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर वाई का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। उस तरह से मान लो कि डेल्टा जेड जो है ये जीरो के बराबर नहीं है, तो जेड का वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो है, तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स का कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। जैसे डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा, ये तो जीरो है, जीरो है, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है। क्या ये सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए ये कंडीशन में क्या है आपको कि इसमें कम से कम एक अगर नन जीरो है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका कंसिस्टेंसी का, जिसको हम लोग अच्छी तरह से पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है इसके कॉन्सेप्ट को।
बच्चों आज का ये कॉन्सेप्ट था, क्रैमर्स रूल का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। क्रैमर्स रूल से हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में अभी जो हम इस चैप्टर का सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, पीवाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जेई मेंस एडवांस के सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।